नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट करने वाले हैं जो कि हिंदी के सामान्य परिचय से संबंधित है। हिंदी के सामान्य परिचय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। तो ये तमाम तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहला प्रश्न आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। हिंदी एक भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है और दुनिया में लगभग 12 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं की संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन इनको गुणों के आधार पर और विशेषताओं के आधार पर इनको 12 भाषा परिवारों के अंतर्गत रखा जाता है। तो हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है। भारोपीय दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है और भारत की अधिकांश भाषाएं और यूरोप महाद्वीप की बहुत सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही आती हैं और सबसे ज़्यादा बोलने वाले इसी के हैं, यानी भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं ही दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी को बोला जाता है। भारत के अधिकांश राज्यों की राजभाषा हिंदी ही है और उनमें जो सरकारी कामकाज होते हैं वो भी हिंदी में ही होते हैं। इसके अलावा लगभग पूरे देश में हिंदी को बोलने वाले और हिंदी को समझने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से माना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदी का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने संस्कृत क्यों नहीं टिक किया? तो संस्कृत इसलिए टिक नहीं किया हमने क्योंकि संस्कृत से सीधे तौर पर हिंदी का जन्म नहीं हुआ है। संस्कृत के बाद में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी का जन्म हुआ है। तो अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो सीधे तौर पर संस्कृत से हिंदी का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अपभ्रंश के साथ में जाएंगे, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ है, ना कि वैदिक संस्कृत से, ना कि लौकिक संस्कृत से। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। तेलुगु एक अलग भाषा है जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश राज्य में बोली जाती है, और बाकी की जो 3 बोलियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी हिंदी की बोलियाँ हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सुधार करना है, यहाँ पर हमें ब्रज भाषा लिखना है, ना कि ब्रज भाषा। ठीक है ना, टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। सबसे ज़्यादा जो हिंदी में साहित्य की रचना हुई है वो ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है ना। रीति काल और भक्ति काल, इन 2 कालों में सबसे ज़्यादा जो काव्य की रचना हुई है वो ब्रज भाषा में ही हुई है, और हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान ब्रज भाषा का ही माना जाता है। सूरदास, रहीम, रसखान जैसे महान कवि हुए हैं जो ब्रज भाषा में ही अपनी साहित्य की रचना किया करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। हिंदी भारत की एक राजभाषा है और 14 सितंबर, समय याद रखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। आधिकारिक रूप से भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की एक राजभाषा है और इसको राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो हुआ था 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष
14 सितंबर का जो दिन है वो जो हिंदी दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में आपको ये बात भी याद रखना है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। कभी अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ढूंढाड़ी बोली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी की। ढूंढाड़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोगों को यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर ब्रज भाषा की बात नहीं हो रही है, ब्रजबुली अलग है और ब्रज भाषा अलग है। तो जो ब्रजबुली है वो पुरानी बांग्ला को कहा जाता है। ठीक है ना। और ब्रज भाषा जो है वो हिंदी की एक विशिष्ट बोली है, जिसमें सबसे ज़्यादा साहित्य की रचना हुई है भक्ति काल में, रीति काल में। और मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लोग जो है वो ब्रज भाषा को बोलने वाले रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। 3 ऐसी भाषाएं हैं जिनको लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक भाषा तो मराठी है, उसके अलावा संस्कृत और हिंदी को लिखने के लिए भी देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 3 भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, मराठी, हिंदी और संस्कृत। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली। अपभ्रंश आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अपभ्रंश जो भाषा आई है वो पाली प्राकृत से होते हुए आई है, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषाएं आई हैं। लेकिन आपको हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें, व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर यानी संस्कृत से जो अन्य भाषाएं उत्पन्न हुई हैं उन सभी भाषाओं को अपभ्रंश माना जाता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो पाली एक अपभ्रंश भाषा है। ठीक है ना। तो उसी आधार पे यहाँ पर हमें प्रश्न को हल करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। भारत की अधिकांश भाषाओं का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और 2 महत्वपूर्ण लिपियां शारदा लिपि और कुटिल लिपि, इन दोनों लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका उत्तर हम पहले ही आपको दे चुके हैं, तो जरूर पता होगा आपको इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। हिंदी की जो 18 बोलियां हैं उनमें से एक बोली का नाम खड़ी बोली भी है। और जो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली से ही मिलता जुलता है, यानी कि जो आधुनिक हिंदी है, जो वर्तमान हिंदी है, उसका जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली से ही हुआ है, जिसको हम लोग मानक हिंदी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी जो बोली आती है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और अगर हम छत्तीसगढ़ी के अलावा बात करें तो अवधी और बघेली भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। पूरी की पूरी हिंदी को 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पूर्वी हिंदी भी एक उपभाषा है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बोलियां आती हैं, एक है छत्तीसगढ़ी, दूसरी है अवधी और तीसरी है बघेली। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी की जो 3 यहाँ पर
बोलियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी के सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है, ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है, लेकिन जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को, जो ये सभा है मतलब कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार जो सभा है, उसको राष्ट्रीय महत्व की सभा या राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 1964 में दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संस्कृत से जो हिंदी का विकास हुआ है वो क्रमिक रूप से हुआ है, एकदम से संस्कृत से हिंदी का विकास नहीं हुआ। संस्कृत के बाद में पाली भाषा प्रयोग होने लगी, पाली के बाद में प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद में कई सारे अपभ्रंश आए और अपभ्रंश के बाद में हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो ये इसका जो क्रमिक जो विकास क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पर सही रूप से दर्शाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा 19वें नंबर का, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। जो संविधान का अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 351 है, इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की और सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो हिंदी के विकास के लिए काम करे, हिंदी का प्रचार प्रसार करे। तो ये सारी जो बातें कही गई हैं ये अनुच्छेद 351 में कही गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है, इसका उत्तर तो आपको जरूर पता होगा, पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा एक बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा के अलावा और भी कई बोलियां आती हैं, जिनमें खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी शामिल है, ठीक है ना। फिर से एक बार हम नाम बोल देते हैं, ब्रज भाषा के अलावा खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये भी पश्चिमी हिंदी का ही हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। हिंदी की एक उपभाषा है बिहारी, जिसके अंतर्गत मगही भी आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी। यहाँ पर थोड़ा सा हम सुधार करेंगे, सी ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौरसेनी। सौरसेनी जो है वो मध्यकाल में उत्तर भारत की एक प्रमुख अपभ्रंश माना जाता है सौरसेनी को, और मुख्य रूप से इसमें नाटकों का निर्माण किया जाता था। बाद में इसी से हिंदी खड़ी बोली का और पंजाबी का विकास हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः निर्माण किया गया, पुनः संरचना की गई। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा
सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर पता होगा, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। इसके बाद में कई ऐसे राज्य थे जो भाषा के आधार पर बनाए गए, लेकिन सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य को ही भाषा के आधार पर बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी से बघेली जो है वो बोली का संबंध है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? पहले हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं, तो आपको इसका उत्तर जरूर पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा घोषित किया गया, यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बीजी खैर। बीजी खैर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रपति द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और बीजी खैर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और ये जो कमेटी बनाई थी, इस कमेटी ने 1956 में यानी कि एक साल के बाद में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी थी। यानी 1955 में जो है वो कमेटी का निर्माण हुआ था, कमेटी का गठन हुआ था और 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश भी कर दी थी। ठीक है ना। तो याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जब ये सूची बनाई गई थी उस समय इस सूची में मात्र 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में 3 अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा अन्य भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। तो हम यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को शामिल किया गया। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1967 में हुआ और इसमें जोड़ा गया सिंधी को, यानी सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अब जो है वो 22 भाषाएं हो गई हैं, और लेकिन जब इस सूची का निर्माण किया गया था उस समय 14 भाषाएं थी। ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब 8वीं सूची बनाई गई उस समय कितनी भाषाएं थीं, तो हम उत्तर बताएंगे 14। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं या वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो उस स्थिति में हमारा उत्तर 22 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न को समझो। यहाँ पर ये कहा गया आदि जननी, यानी कि प्रारंभिक जननी, जहाँ से बिल्कुल शुरुआत हुई है। तो आदि जननी जब कहा जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा संस्कृत के साथ में। ठीक है। अभी जैसे आपको याद होगा, हमने एक प्रश्न आपको अभी पहले हम प्रश्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो वहाँ पर हमने टिक किया था अपभ्रंश से। लेकिन यहाँ पर पूछा गया हिंदी की आदि जननी कौन है। जब आदि जननी की बात की जाती है तो वहाँ पर संस्कृत भाषा का नाम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वें नंबर का और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? हमें बताना है कि ये 4 भाषाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। मलयालम एक अलग भाषा है जो कि केरल राज्य में बोली जाती है, और जो बाकी की जो 3 भाषाओं के नाम जो दिए गए हैं उन सभी भाषाओं का विकास भारोपीय परिवार से हुआ है। लेकिन जो मलयालम भाषा है उसका विकास भारोपीय से नहीं हुआ है,
वो एक अलग भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये सभी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों से निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसी तरह से नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी थोड़ा त्यौहार था, इस वजह से कुछ समय से हम आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से नए नए वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।